सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू कौशल आइस, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। ठीक है, बियॉन्ड हेडलाइन, जहाँ पे मैं हर दिन आप लोग के सामने कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ। तो ये जो टॉपिक मैं आपके लिए लाया हूँ, जो 5 टॉपिक कुछ 2-3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा हेडलाइन में आ रहा है, द हिंदू पेपर हो या द टाइम्स ऑफ इंडिया हो या द कुरुक्षेत्र मैगजीन हो। तो ये 5 टॉपिक को आइए डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। और सारे टॉपिक के बाद जैसा कि मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फॉर प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बना रखा है, जो भी मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो आप देख सकते हैं लास्ट 2 महीने से, तो उसमें से जो इस साल का जो अभी ओपीएससी में जो आ रखा है, प्रीलिम्स जो संडे को हुआ था ना 15 दिसंबर को, उसमें से ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर्स का था मैंने कवर कर रखा है। उसका भी मैं वीडियो आपके लिए ले आऊँगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जरूर ये पूरा शुरू से लेके एंड तक वीडियो देखिए। और अगर आपको इसका पूरा पीपीटी आपको अगर डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, ओपन टेलीग्राम चैनल है। ऑलमोस्ट 100+ बच्चे वहाँ पे ज्वाइन कर रखे हैं और ये सब मटेरियल्स वो इजीली वहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। प्लस हम डेली क्विज क्वेश्चंस भी डालते हैं अपने ग्रुप में, तो उधर भी जाके आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप। आइए देखते हैं क्या आज टॉपिक है, फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों वो है एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। सेक्रेड ग्रोव्स, फिर है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, फिर है प्रोटेक्टेड एरिया रिजिम और है कार्बन फार्मिंग। तो जो भी है टॉपिक बच्चों, हमेशा मैं जो यूपीएससी या ओपीएससी है ना, ओएस या आईएएस के लिए एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, वही मैं चूज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो जब इस बार भी जैसे ओपीएससी में उसका क्वेश्चन आ गया था प्रीलिम्स में, कि हर साल लगभग पूछ लेता है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता है और कौन सा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होता है। इस बार ही पूछ लिया था, सेट्स ऑफ बॉडीज दे दिया गया था और पूछा था कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सा है। सिमिलरली एनएचआरसी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसमें इसका हम कॉम्पोजिशन समझते हैं, इसका फंक्शन समझते हैं, कौन सा एक्ट में ये फॉर्म हुआ था, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी तो कोई एक्ट से फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, और क्यों ये न्यूज़ में था। तो पहले बच्चों क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि रिसेंटली मोदी लेड पैनल, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड पैनल मीट्स टू सिलेक्ट नेक्स्ट एनएचआरसी चीफ। जो एनएचआरसी का जो बॉडी, उसका जो चेयरमैन है, उसका पोजीशन अभी वैकेंट है। और ये जो सबसे हाईएस्ट बॉडी है हमारा एनएचआरसी, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन को, जो भी कहीं भी इंडिया के अंदर, कहीं भी कोई भी स्टेट के अंदर, कोई भी गांव के अंदर अगर ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो ये बॉडी जाके तुरंत सो मोटो इन्वेस्टिगेशन करती है, कार्रवाई करती है। जो डीएसपी डायरेक्ट एसपी लेवल से इनका कांटेक्ट रहता है, डायरेक्ट एसपी को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि जो भी एरिया में अगर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ तो वहाँ पर जाके कार्रवाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसका जो चेयरमैन था वही अगर पैनल में जो वैकेंट हो गया तो ये रनिंग जो बॉडी था वो डिसफंक्शनल हो गया था कहीं ना कहीं। तो रिसेंटली नया एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर्म हुआ है पीएम मोदी के अंदर। तो देखो ये पहला जो आप इसको पढ़ोगे, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे मैंने कहा कि ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1993। अब बच्चों क्या है, थोड़ा ओपीएससी एग्जैक्ट डेट भी पूछ ले रहा है, तो इसलिए मैंने एग्जैक्ट डेट भी आप मेंशन करना स्टार्ट कर दिया हूँ। अक्टूबर 12, 1993। पहले क्या था, 1993 तक हम लिमिट रहते थे, बट अब एग्जैक्ट डेट मंथ भी याद रखना पड़ जाएगा। तो एनएचआरसी जो भी, इट इज इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश इन अक्टूबर 12, 1933 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1933। ये एक्ट के तहत ही हमारा एनएचआरसी बॉडी बना था। अगेन दिस, ये एनएचआरसी जैसी बॉडी बना तो हम एक इंटरनेशनल में एक प्रिंसिपल है, ठीक है, इंटरनेशनल में एक हमारा जो कन्वेंशन है हम उसको रेटिफाई कर दिया, पेरिस प्रिंसिपल। ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ये पेरिस प्रिंसिपल जो है क्या आपका इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स केसेस हैंडल करता है। तो ये कन्वेंशन को हम अपने लॉ में कैसे लाए, थ्रू दिस एक्ट। ठीक है, जो पेरिस प्रिंसिपल है वो आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन को हम अपने इंडिया के अकॉर्डिंगली लॉ में इंटीग्रेट कर दिए, एक बॉडी बना दिया जिसके लिए एनएचआरसी। ठीक है, तो पेरिस प्रिंसिपल भी याद रखिएगा, ये भी आपका ह्यूमन राइट्स के लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ठीक है, पेरिस प्रिंसिपल। तो सेम इंडिया में वो जो इंटरनेशनल में जो ये प्रिंसिपल काम करता है वो इंडिया में एनएचआरसी काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, पहला जो कवर हो गया आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरे में आपको क्या, इसका कॉम्पोजिशन याद रखना है। कॉम्पोजिशन देखो क्या है, द चेयरमैन, जो उसका चेयरमैन होगा एनएचआरसी का, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स है, उसका चेयरमैन ही शुड बी द आइदर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आइदर उसका रिटायर्ड चीफ जस्टिस का जो हो सकता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उसके चेयरमैन बन सकते हैं, या फिर कोई भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। अदर मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं, अदर मेंबर्स इंक्लूड सिटिंग रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सिटिंग
or retired Chief Justice of High Court, and 3 individuals with at least being a woman who possesses a knowledge of practical experience in human rights। ठीक है, तो मेनली जो है आपका देख सकते हैं कि चेयरमैन आपका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सर्विंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, अदर मेंबर भी जुडिशरी में होंगे, और उसमें से एक इंश्योर करना है कि जो जुडिशरी की एक मेंबर होना चाहिए एटलीस्ट 1 बीइंग ए वुमेन। ठीक है, फिर आते हैं आपका और अदर मेंबर्स भी, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि तुम ये जो और अदर में और कहाँ से मेंबर होते हैं। इन एडिशन टू दैट फुल टाइम मेंबर्स द कमीशन इंक्लूड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ठीक है, फुल टाइम मेंबर्स का जो मैंने बता दिया वो था आपका चेयरमैन प्लस अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट प्लस 3 इंडिविजुअल मेंबर्स। उसके अलावा भी 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स है। कहाँ से मेंबर्स कहाँ से मिलेंगे आपको? नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी से लेना पड़ेगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से लेना पड़ेगा, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से लेना पड़ेगा, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन से लेना पड़ेगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चीफ कमिश्नर पर्सन डिसेबिलिटी। मतलब ऑलमोस्ट जो जितना भी इंडिया में जो बॉडीज है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है एंड एम्पावरमेंट, तो जो भी मिनिस्ट्री जो भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए जो भी बॉडी रेगुलर जो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, वो सभी बॉडी से एक ना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका एनएचआरसी में। ठीक है, तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाता है हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी में। तो जो और फिर जो ये एनएचआरसी का जो मुद्दा की बात है कि जो चेयरमैन है उसके लिए ना एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी पहले फॉर्म होता है कि चेयरमैन को डायरेक्टली पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था या जो प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट एक का नाम दे दिया डायरेक्ट वो अपॉइंट हो गया। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और जो इनका जो चेयरमैन जो करेक्ट पर्सन ही जाए, ठीक है, किसी का नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से शिकार होने से बचने के लिए सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का अमेंडमेंट हुआ था। उस सर्च एंड कमेटी में कौन मेंबर रहेगा बच्चों? प्राइम मिनिस्टर हेड रहेंगे उस कमेटी के। ठीक है, अदर देन उस कमेटी में हम कौन कौन मेंबर रहेंगे? स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो हेड रहे उस कमेटी के, जो सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी के। स्पीकर ऑफ द लोकसभा मेंबर रहेंगे, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन बोथ द हाउसेस। यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा को इंक्लूड किया गया ताकि वो लोग भी उस कमेटी में रहेंगे जो एनएचआरसी का चेयरमैन के लिए रिकमेंड करेंगे। पहले सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलेगा वो एनएचआरसी का चेयरमैन हो जाएगा। तो ये बाइसनेस हो सकता था, है ना, डेमोक्रेसी में तो ऐसा चलेगा नहीं, ओपोजिशन का भी कहना पड़ेगा। तो इसलिए ये मेंबर सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का पूरे अगेन एक बॉडी बना जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी चेयरमैन और आपका यहाँ पे लीडर ऑफ ओपोजिशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड यूनियन होम मिनिस्टर, ये सब मेंबर रहेंगे, सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, फिर जाके आगे जाके नाम फॉरवर्ड करेंगे जो कि एनएचआरसी का चेयरमैन बनेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द चेयरपर्सन जो होते हैं द मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी दे सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, वो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं और अंटिल दे रीच द एज ऑफ 70 ईयर्स। ठीक है, इधर 3 ईयर्स और 70 ईयर्स, जो भी पहले आ जाएगा उनको हटना पड़ेगा। एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, चेयरमैन एक बार अगर एक टेन्यूर में अगर चेयरमैन है वो बना है अगर व्यक्ति पर्सन, या फिर वो नेक्स्ट भी एलिजिबल हो सकता है फिर से चेयरमैन बनने के लिए। ठीक है, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोबारा चेयरमैन बनने के लिए। तो एनएचआरसी का आप ऐसे ही पढ़ोगे, उसका कौन सा एक्ट से बना है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या है, सर्च एंड सिलेक्शन कमिटीज़ में मेंबर कौन कौन है। क्वेश्चन मैंने दे रखा, आप इसको कमेंट बॉक्स पे आंसर कर दिया। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट सेक्रेड ग्रुप। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप बच्चों क्या है, ये भी आपका एनवायरनमेंट टर्म से बहुत रिलेटेड है। तो बहुत सारे आप गाँव में देखे होंगे या फिर शहर में कुछ कुछ पार्ट में देखे होंगे, लोग ना पेड़ या फिर कुछ जंगल उसको पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो उनका मानना है कि क्या है, जो इनमें भगवान बसे रहता है। तो ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का। ठीक है, जो भी आजकल जो अर्बन जितना रैपिड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रैपिड डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये जो ट्राइबल लोग जो थे या जब फॉरेस्ट में लोग रहा करते थे, ठीक है, या फिर रूरल पॉपुलेशन या ट्राइबल लोग, वो लोग जो एनवायरनमेंट को अपना भगवान मानते थे, उसी के वजह से आज तक देखा गया है कि ट्राइबल्स अपने ज़मीन को लेके बहुत ही पर्सनल रहते हैं। ठीक है, वो लोग कोई भी इंटरफेरेंस या इंट्रूजन बाहर के चाहते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो फॉरेस्ट को क्लियर कर देंगे, जो उनका भगवान, जो उनको मानते हैं जो भगवान, ठीक है, तो वो हटा देंगे। तो जो सेक्रेड ग्रुप्स जैसे ये जो मैंने पिक्चर देखा आपका, रिसेंटली मूवी आया था कंतारा में यही देखा गया था, है ना, मूवी में। तो जो ट्राइबल जो लोग अपने जो लैंड को देना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो ज़मीन में जहाँ रहते हैं, जो फॉरेस्ट को लोग वर्शिप करते हैं,
ठीक है। तो ये एक तरीका है उनको नेचर के साथ कनेक्ट करने का। तो सेक्रेड ग्रोव्स में आजकल बट इसका जो उसका जो कंसंट्रेशन है सेक्रेड ग्रोव्स का बहुत कम हो गया है। अब मैक्सिमम ये साउथ इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो गया, पहले ऑल नॉर्थ इंडिया में ही बहुत पाया जाता था सेक्रेड ग्रोव्स, बट बिकॉज ऑफ रैपिड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है, और बहुत सारा लॉज में भी चेंजेस हो, तो अब सेक्रेड ग्रोव्स का जो महत्व है कम हो रहा है। अगर इसका महत्व अगर कम होगा तो अल्टीमेटली डिजास्टर की तरफ जाएगा, क्योंकि एक तरीका था ट्रेडिशनल और कल्चर को कैसे हम लिंक करते हैं एनवायरनमेंट के साथ, और कैसे हम अपने जो डाउन टू जो जनरेशन होता था, जो ट्राइबल लोग पहुंचाते थे, जो सारा एनवायरनमेंट का जो पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज हुआ उसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो गया है ना, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो गया, उस सब जो नॉलेज था, ट्रेडिशनल नॉलेज जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा था, सेक्रेड ग्रुप से हटने के कारण क्या हो रहा है, वो जो नॉलेज जो पास हो रहा था वो अब हिंडर हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखिए सेक्रेड ग्रुप्स में वही है आपका, इट इज़ अ नेशन वाइड सर्वे। वाई इन न्यूज़ देखते सेक्रेड ग्रुप द पैचेज ऑफ ट्रीज ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड बाई लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, these are patches of trees traditionally protected by local communities for their religious and cultural significance. They also contribute to the conservation of the local biodiversity. ठीक है, these small forests they are commonly found in Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Maharashtra. ठीक है, तो बहुत सेक्रेड ग्रुप्स कॉमनली साउथ इंडियन स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, मेनली इनका जो पर्पस होता है उसको उस एरिया को सेक्रेड करने का, ताकि वो एनवायरनमेंट को कंजर्व कर पाए थ्रू वर्शिपिंग दम। ठीक है, तो कमिंग टू एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, आप उसको देखिएगा। आते थर्ड टॉपिक पे, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये है जो रशियन टॉप जनरल, ठीक है, ये फिर से वेस्ट को एक बहुत ही अगेन थ्रेट देने मतलब स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि जो ग्लोबल प्रोटेक्शन था ना, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो एक थ्योरी आता है, वो हो गया आपका पास्ट। ठीक है, इट इज ऑल द मिथ, ऐसे करके बोल दिया गया उन्होंने। तो जो रशिया और यूएस में तीन इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ट्रीटी या आर्म्स डिसकंटिन्यूएशन ट्रीटी साइन हुआ था, वो तीन ट्रीटी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है ये जो रशिया और यूएसए दोनों कोल्ड वॉर के टाइम में अभी भी दोनों सुपर पावर है, रशिया और यूएसए दोनों के पास न्यूक्लियर पावर्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। ठीक है, दोनों के बीच में अभी तक कोल्ड वॉर चल रहा है। तो इन दोनों के बीच में तीन ट्रीटी, आज तक सिर्फ तीन ट्रीटी साइन हो रखा है, जो कि जो आपका जो वेपन जो होता है आपका आर्म्स कंट्रोल रिजिम, ठीक है, उसको बोलते हैं आर्म्स कंट्रोल रिजिम, कि वो लोग अपना न्यूक्लियर आर्सेनल या आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं बढ़ाएंगे एक सर्टन लेवल तक ही उसको मैन्युफैक्चर करेंगे या डिफेंस प्रोडक्शन करेंगे, उसके एक लेवल के बाद क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो पहला ट्रीटी था बच्चों कब था, 1972 में रशिया एंड यूएसए ने साइन किया था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, एबीएम ट्रीटी। ठीक है, इस ट्रीटी में उन्होंने एक बोला था कि अभी जो भी ब्लास्टिक मिसाइल जो नंबर ऑफ जो ब्लास्टिक मिसाइल जो प्रोड्यूस करते थे या मैन्युफैक्चर करते थे उसका नंबर घटा देंगे। पहले हजारों दोनों कंट्री मिलके प्रोड्यूस किया करते थे, तो एक थ्रेट रहता था, तो दोनों ने मिलकर ट्रीटी साइन किया कि ठीक है हम उसका नंबर अब रिड्यूस करेंगे, बट अगेन वो ट्रीटी फिर कैंसिल हो गया। सेकेंड, इन 1987 में एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी साइन हुआ था, अगेन ये ट्रीटी से विड्रॉ कर दिया रशिया एंड यूएस ने। इसमें जो न्यूक्लियर फोर्सेस था, ठीक है, अगेन न्यूक्लियर वेपन्स का जो नंबर था उसको घटाना था दोनों को। ठीक है, तो दोनों क्योंकि वॉर में लगे हुए ना, दोनों एक न्यूक्लियर कौन सा देश सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बना पाएगा, तो दोनों वॉर हमेशा चलता रहता है इन दोनों के बीच में। तो ये दोनों ये ट्रीटी साइन किए थे, एक हुआ था आपका 1972 में, दूसरा हुआ था आपका 1987 में, जो आज के डेट में दोनों खारिज हो, दोनों सस्पेंड हो गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिर ट्रीटी, एक लास्ट ट्रीटी बचा था, वो था आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी यही था, देखिए ट्रीटी में क्या था, दिस ट्रीटी इट लिमिट्स बोथ साइड स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स ब्लेमिंग यूएसए। ठीक है, अगेन न्यू स्टार्ट ट्रीटी भी क्या था, जो न्यूक्लियर वेपन उन लोग बनाते थे उसका भी नंबर कम करने के लिए। बट क्या हुआ, 2023 में रशिया अपने साइड से ये ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो अब रशिया और यूएस के बीच में ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं है जो कि आर्म्स रिडक्शन मेजर में काम आएगा, जो कि न्यूक्लियर वेपन जो प्रोडक्शन में जो घटाना था। ठीक है, अब फिर वो लोग
मतलब जो खुले सांड बन गए दोनों, रशिया और यूएसए, अब जितना वो लोग न्यूक्लियर वेपन प्रोड्यूस कर पाएंगे, अब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगेन इट इज थ्रेट टू द वर्ल्ड। अगर एक कंट्रोल रहता है, एक लिमिट रहता है आर्म प्रोड्यूस करने का, तो ये थोड़ा सा पूरा वर्ल्ड में एक स्टेबिलिटी बना रहता है। बट अगेन ये 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटी जो कि आर्म रिडक्शन पे काम कर रहा था बिटवीन यूएसए एंड रशिया, अब एक भी ट्रीटी बचा नहीं है, सारे के सारे ट्रीटी सस्पेंड हो गए हैं। तो अगेन दिस 2 कंट्री विल रन इन अ रेस टू बी ए न्यूक्लियर पावर स्टेट, ठीक है, टू बी ए न्यूक्लियर, और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोडक्शन है बहुत ही लेवल तक बढ़ा देंगे, जो थ्रेशोल्ड जो इन ट्रीटी में डिसाइड किया था उससे पार हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर वेपन का प्रोडक्शन का थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है तो ये आने वाला बहुत बड़ा वॉर का संकेत देता है, शायद तक वर्ल्ड वॉर 3 हो पाए, है ना। तो इसका मैंने क्वेश्चन दे रखा है न्यू स्टार ट्रीटी पे, आप इसको कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए। कमिंग टू लास्ट 4th टॉपिक, प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है, प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्शन परमिट। ये बहुत ही बच्चों पहले एक टॉपिक चलता था, ठीक है। इंडिया में पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ना, जैसे मिजोरम, नागालैंड जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वहाँ पे फॉरेनर्स लोग को परमिशन चाहिए। क्या होता है, फॉरेनर्स लोग बिना परमिशन के उस एरिया में नहीं जा सकते। वो कुछ एरिया को क्या कर दिया गया, प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। तो उसके लिए एक पास चाहिए होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है। वो जो पास है जो कि अलाउ करता है कोई भी फॉरेन टूरिस्ट को या विजिट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट क्यों इन यूज में है, फॉरेनर्स एंट्री अगेन रेस्ट्रिक्टेड इन मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो कुछ 2011 में ना क्या हुआ था, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को पूरा हटा दिया गया था मणिपुर में से, क्योंकि ये अगर फॉरेनर अगर प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रहेगा ना तो फॉरेनर लोग क्या करेंगे, वो लोग जाने का नहीं सोचेंगे। टूरिज्म एक फैक्टर था, वो हैम्पर हो रहा था। तो प्रोटेक्टेड परमिट, जो प्रोटेक्टेड एरिया परमिट है 2011 में पूरा हटा दिया गया था, ताकि टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है, टू बूस्ट कैपिटल इनफ्लो, है ना, लोग आएंगे, टूरिज्म बूस्ट होगा, उधर का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। बट अगेन इस बार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जो प्रोटेक्शन एरिया परमिट है उसको लगाने का पावर रखता है यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फिर से लगा दिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा एंड नागालैंड पे। अब क्या होगा, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लगाने से कोई भी फॉरेन नेशनल अगर उस स्टेट में घुसना चाहता है तो ही हैज़ टू गेट दिस परमिट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर ये परमिट मिल जाएगा तो 10 दिन के लिए परमिट मिलता है, 10 दिन तक वो वैलिड रहेगा परमिट, उसके बाद वो फॉरेनर्स को वापस आना पड़ेगा ये स्टेट छोड़ के, ठीक है। तो इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट इंपॉर्टेंट है। जो इशूइंग अथॉरिटी है वो स्टेट गवर्नमेंट है, बट प्रोटेक्टेड एरिया कौन करता है, वो आपका यूनियन होम मिनिस्ट्री वो करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर बताएंगे। कमिंग टू लास्ट टॉपिक, दैट इज कार्बन फार्मिंग। तो कार्बन फार्मिंग से बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यही ऐसा टर्म ही यूपीएससी या फिर ओपीएससी आपको डाल के कंफ्यूज करता है बच्चों। कार्बन फार्मिंग ये मतलब नहीं होता कार्बन प्रोड्यूस करना, बल्कि इसका उल्टा है। कार्बन फार्मिंग मतलब इट इज द वे टू सिक्वेस्ट्रेट कार्बन, टू स्टोर कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो कार्बन फार्मिंग इट इज ए प्रोसेस और इट इज अ सेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वेयर इन द फार्मर्स दे स्टोर कार्बन, ठीक है, इन आइदर इन सॉइल या फिर इन वाटर और इन एनी वे सो दैट इट कैन नॉट बी रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। तो कार्बन फार्मिंग बहुत अभी चर्चे में चल रहा है बच्चों। जैसे इसका कुछ तरीका है, क्या क्या मैंने अच्छे से बना दिया है क्या करने का। पहला तो रिड्यूस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, जो केमिकल फर्टिलाइजर वो कम करने से कार्बन जो एमिट होता है एटमॉस्फेयर वो कम हो जाएगा। एलिमिटिंग बेयर इम्प्रूव फार्म एफिशिएंट। एग्रोफॉरेस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रोफॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन या फिर कार्बन स्टोरेज, एग्रोफॉरेस्ट्री, ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ कवर क्रॉप, रिड्यूस टीलेज, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये सब तरीका है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जिससे हम कार्बन स्टोर कर सकते हैं और उसको जो कि एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट रिलीज होने से हम बचा सकते हैं। तो इससे और क्या, ये और क्यों न्यूज़ में, तो इसके चलते आपको कार्बन ट्रेड थोड़ा जानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कार्बन ट्रेड, इससे कैसे इंडियन फार्मर को कैसे फायदा होगा, ठीक है। कार्बन फार्मिंग करने से देखते हैं इंडियन फार्मर्स को कैसे फायदा होगा, थोड़ा आप समझिए इसको, है ना। देखिए दिखाता हूँ, कार्बन फार्मिंग का समझ गए। अब आते देखिए कैसे ये कार्बन फार्मिंग इंडियन फार्मर्स का जो इनकम है ना डबल कैसे करेगा, कैसे हेल्प करेगा। तो कार्बन ट्रेड एक कंसेप्ट आ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। सपोज मान लीजिए कि इंडियन फार्मर है यहाँ पे, ठीक है, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया, एग्रोफॉरेस्ट्री अपना प्रैक्टिस किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो बहुत वो कितना, सपोज 1 यूनिट ऑफ कार्बन या 1 टन ऑफ कार्बन वो बचा लिया, स्टोर कर लिया, जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकता था। अब कोई भी बाहर का कंपनी या इंडियन कंपनी, ठीक है, सपोज एक इंडस्ट्री होगा,
वो क्या करेगा, उसको तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब क्या चल रहा है, आप एक से ज़्यादा जो इंटरनेशनल जो कंपनीज होते हैं उनका एक लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं कर सकते। उनको क्या फिर खरीदना पड़ेगा, उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ता है किसी, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट मतलब अगर ये जो कंपनी इंडस्ट्री है अगर कार्बन क्रेडिट खरीदता है किसी से, मतलब उसको सपोज अगर एक कार्बन क्रेडिट खरीदा 1 सीसी खरीदा, तो अगेन ये कंपनी को मिल जाता है अपॉर्चुनिटी कि ठीक है और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर सकता है, ठीक है। एक बार लिमिट क्रॉस होने के बाद उसको कार्बन क्रेडिट खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर इंडिया में अगर फार्मर्स लोग वेल टू डू हो जाते हैं, इस टेक्नोलॉजी से अगर इक्विप्ड हो जाते हैं, तो फार्मर्स लोग के पास क्या रहेगा बच्चों, फार्मर्स लोग के पास कार्बन क्रेडिट रहेगा। ये कार्बन क्रेडिट वो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज को बेच सकते हैं और वो बदले में क्या देंगे, उनको पैसा देंगे, ठीक है। तो इससे जो फार्मर्स का जो इनकम है वो बढ़ सकता है, प्लस इंडिया में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का जो रोल है वो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा उनको पैसा मिल सकता है फ्रॉम दिस इंडस्ट्री। प्लस कहीं ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी जो कम कर रहा है एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए। तो कार्बन ट्रेड पे मैं एक और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इस पर, ठीक है। अभी फिलहाल इतना याद रखिए, जो भी इंडस्ट्रीज या कंपनीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अगर एटमॉस्फेयर में, उनको कार्बन क्रेडिट खरीदना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो कार्बन क्रेडिट नहीं खरीदेंगे तो उसको एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का मौका या बहुत हेवी फाइन या पेनल्टी लगाया जाता है उस पर, ठीक है। तो यही है आपका, इसमें मैं पूरा लिख रखा हूँ, आप सब देखिएगा थोड़ा, और एक क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ रखा हूँ, ठीक है। तो कार्बन फार्मिंग का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा हम लोग मेंस प्रोग्राम मैंने स्टार्ट कर रखा है, ठीक है। जो 23 दिसंबर से हमारा स्टार्ट होगा मेंस प्रोग्राम, तो उसमें कई बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, जो भी ओएस का मेंस मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो हम इस ओएस और मेंस प्रोग्राम में बोथ इंग्लिश और उड़िया, जो बच्चे उड़िया में भी लिखना चाहते हैं तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जो कि हमारा बैच 23 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट जरूर करिए कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।